दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन 29 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ विद्यार्थियों का ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि 29 जनवरी को जो भर्ती में किस किस राज्य में हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम एक से ज़्यादा राज्य में फॉर्म भर सकते हैं। सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। क्या कट ऑफ रहती है, सबसे कम कट ऑफ किस राज्य की जाती है, और पूरी प्रोसेस कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मैं सारी अपडेट आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और एक हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल की जॉब रहती है, स्टेट वाइज रहती है, लेकिन सेंट्रल की वैकेंसी है। डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली 16/1/2025 को ये नोटिस जारी किया गया था। सारी जानकारी दूंगा, वीडियो में तक बने रहिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओल्ड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मैनेजर CPT बेंगलोर यूनिट एट हैदराबाद। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। Exercise, Madam said this is regarding to carry out the preparing exercise for GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 25, यानी जनवरी 25 का जो शेड्यूल 1 है उसके लिए ये नोटिस है कि कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी आई। आगे देखते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इश्यू नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज अंडर द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी 25 एंड द फॉलोइंग टाइमलाइंस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंप्लीटिंग प्रिपरेटरी एक्टिविटीज एज नोटेड बिलो। डाटा एंट्री फ्रीजिंग 17/1 से लेकर आपकी 22/1 तक। रीचेकिंग डाटा एंट्री अप्रूवल बाई डिवीजन 23/1 से लेकर 24/1 तक। इशू ऑफ नोटिफिकेशन ऑनलाइन नोटिफिकेशन 29 तारीख को। देख सकते हैं जो वैकेंसी है, इसमें लगभग वैकेंसी आप मान के चलिए कि 50,000 यानी 50,000 प्लस इसमें वैकेंसी इस बार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पिछली बार लगभग 44,000 पदों पर भर्ती की गई थी। तो इस बार मेरा मानना है कि इस बार लगभग 50,000 प्लस पदों की संख्या रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट के जो प्रमोशन वाले एग्जाम होते हैं वो भी कंडक्ट कराए गए थे, जिनका रिजल्ट आ चुका है, और जो विद्यार्थी उन्हें रिजल्ट पास हो गए उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। तो मेरा मानना है कि इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन भी जाएगा, प्लस वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई राज्यों में जो में क्या है, इस बार जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो वाला कंडक्ट करा लिया गया है। तो इस बार वैकेंसी 50,000 प्लस देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहती है। मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी, इसमें आप लोगों का कट ऑफ और वो जो आगे की जो अपडेट वगैरह रहती है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहती है, वो मैं सभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई 2024 यानी पिछले साल की जो प्रीवियस ईयर या लास्ट वैकेंसी थी उसका ये नोटिफिकेशन है। तो सब कुछ अपडेटेड है। इसके जो फॉर्म रहते हैं वो लगभग 1 महीने के लगभग चलते हैं, 20 दिन के लगभग इसके ऑनलाइन फॉर्म चलते हैं। इसमें 2 प्रकार की पोस्टें होती हैं। फर्स्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट ऑफिस में बैठता है, सॉरी जो जिसका एक ऑफिस रहता है वहाँ पे बैठता है। वहीं दूसरी पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ। जिसके बाद तीसरी पोस्ट होती है आप लोगों की डाक सेवक। अब तीनों के काम को मैं थोड़ा समराइज करके बता दूं तो पहला रहता है बीपीएम। इसका जो काम रहता है वो काम रहता है आप लोगों का जो ब्रांच ऑफिस रहती है ना, उसमें जितने भी जो अकाउंट वगैरह ओपन वगैरह करने होते हैं, और जो ABPM को चिट्ठी वगैरह देना कि आपको जो पोस्ट है इसको डिलीवर करना है, और डाक सेवक को इसका काम मेनली ऑफिस में बैठने का रहता है। वहीं अगर अपन इस BPM के आगे ए लगा दें तो इसका काम रहता है ABPM। इसका भी काम मेनली BPM से सिमिलर रहता है, बट इसका मेन काम रहता है कि इसको पोस्ट वगैरह डिलीवर करने का। इसके बाद अगर अपन इसके आगे डाक सेवक लगा दें तो डाक सेवक इस पूरे से अलग रहता है। डाक सेवक भी ABPM के इक्विवेलेंट पोस्ट है, बट ABPM BPM का काम कर सकता है, बट डाक सेवक BPM या ABPM का काम नहीं कर सकता है। डाक सेवक का मेनली और पूरा तरीके से काम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट को डिलीवर करने का रहता है, और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है। ऑफिस का कोई भी वर्क डाक सेवक नहीं करता है।
अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बीपीएम की जो सैलरी रहती है वो 12,000 से लेकर 29,380 रहती है। वहीं अगर हम एपीपीएम की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक इसकी वैकेंसी सैलरी रहती है। इसमें 50% आप लोगों का डीए रहता है, जो हर साल अभी लगभग से 53 चल रहा है, 53 डीए चल रहा है, तो 53% डीए रहता है। 10,000 पे 53 यानी 5300 रुपये आप लोगों के हो गए, प्लस 500 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अलाउंस वगैरह, बाइसिकल अलाउंस और स्टेशनरी अलाउंस वगैरह। प्लस इसमें एक चीज़ और रहती है कि जो सैलरी रहती है वो एनुअली 3% आप लोगों की बढ़ती रहती है हर साल, जो मार्च या जून के एंड में शायद बढ़ती है, मेरे को आई थिंक सही कंफर्म नहीं है। जून के एंड में बढ़ती है, 3% की जो सैलरी है वो आप लोगों की बढ़ती रहती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें इसकी, तो 18 साल से लेकर 40 साल रहती है। आप लोगों को कुछ इस प्रकार के एज रिलैक्सेशन मिल सकते हैं: SC ST को 5, ओबीसी को 2, ओबीसी को 3 साल का, ओबीसी को 3 साल को, ईडब्ल्यूएस को नो रिलैक्सेशन। पॉइंट करने वाली बात है, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 ईयर, पीडब्ल्यूडी प्लस SC ST है तो 15 साल का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगी। वहीं अब मेन इंपॉर्टेंट बात है क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आप लोगों की अगर मैं बता दूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस सेकेंडरी एजुकेशन पास ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th पास की वैकेंसी रहती है। जो वैकेंसी रहती है वो 10th पास रहती है आप लोगों की। वहीं इसमें आपको मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाई एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्कूल एजुकेशन बाई द गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, या किसी भी प्रकार का जो बोर्ड है वो आप लोग उस बोर्ड से पास होनी चाहिए। The applicant should have the study at the local language at least up to 10th standard from recognized board. The detail of the post will be local languages में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें सम लोकल लैंग्वेजेस रहती हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रहता है आप लोगों का क्राइटेरिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा है बट आप लोगों के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो अपने आपका आपका मार्कशीट लगेगा 10th क्लास का। हायर एजुकेशन है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, बट 10th पास आपकी होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सम डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी SC ST EWS एंड एनी अदर सर्टिफिकेट्स, PWD सर्टिफिकेट इफ अवेलेबल। यहाँ पर अगर मैं जो इसको जो बिंदी रख दूँ, बिंदी रख दूँ ये चीज़ें, और ये बिंदी रख दूँ, इनमें जो बिंदी रखी वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो ठीक है, वरना आप यूआर में काउंट होंगे, वरना आप यूआर यानी अनरिजर्व्ड में काउंट होंगे। वहीं बात करें तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी 10th का मार्कशीट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाई मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर ETC कंपलसरी, यानी जो आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर ये आपका लगता है। सर्टिफिकेट इशूड बाई द competent अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डिलेंट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इस प्रकार का डॉक्यूमेंट एक चाहिए होगा, जिसको आप इजीली बनवा सकते हैं। वहीं अपन अगर हम इसके एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें तो एग्ज़ाम फॉर्म लगभग 100 रुपये इसकी फीस रखी जाती है। वहीं अगर अपन SC ST या PWD या फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए किसी प्रकार का फीस नहीं रखा जाता है। इसका जो पेमेंट है आप UPI वगैरह किसी भी तरीके से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं अपलोड करना होता है, एक अपना रिसेंट मार्क फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो आप लोगों को किस स्टेट में कौन सी वैकेंसी, आप लोग कौन सा लोकल लैंग्वेज रहता है वो बात कर लेते हैं। तो अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं तो आपके लिए तेलुगु कंपलसरी हो जाता है। वहीं आप आसाम वगैरह से हैं तो आसमी, बेंगलुरु, बोडो करके एक जो वैकेंसी रहती है उनके लिए वो कंपलसरी रहते हैं। बिहार के लोग हैं तो उनके लिए हिंदी रहता है, ये तो अपने हिंदी भाषी हैं। छत्तीसगढ़ हिंदी है, दिल्ली हिंदी है। जो हिंदी है आपके 10th की मार्कशीट में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, तेलुगु, असमी, बेंगलुरु, बोडो, हिंदी। गुजरात में गुजराती रहती है। वहीं अपन अपने हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हिंदी रहती है, हिमाचल में हिंदी रहती है, जम्मू कश्मीर में उर्दू कमा हिंदी, यानी इन दोनों में से कोई भी है तो चल जाएगा। झारखंड की बात करें तो हिंदी रहता है, कर्नाटका में कन्नड़ रहता है, सॉरी। केरला में आपकी बात करें तो मलयालम रहता है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, MP, उत्तर प्रदेश, हिंदी रहता है। महाराष्ट्र में मराठी रहता है। कुछ लोग सोचेंगे कि महाराष्ट्र में फॉर्म भरते हैं बट नहीं भर सकते आप लोग, यहाँ मराठी और कौन सी ये जो चीज़ रहती है वो 10th में आपकी मार्कशीट में इसमें चाहिए। जो आपकी ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको चाहिए ना, ये महाराष्ट्र में हिंदी चाहिए। वहीं अगर अपन अरुणाचल प्रदेश की का बात करें तो बहुत हिंदी या इंग्लिश में से एक, +23 जो यहाँ पर जो लैंग्वेज जो फिक्स करके रखी है वो चाहिए। मणिपुर में मणिपुरी एंड इंग्लिश
में चाहिए, मेघालय में आप लोगों का चाहिए बोथ हिंदी इंग्लिश। तो आप अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, बोथ हिंदी इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से एक प्लस आपको नोट करने में गारो या जो ये यहाँ की जो लैंग्वेज रहती है वो आप लोगों को चाहिए। वहीं अपन थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं राजस्थान में राजस्थानी नहीं होती, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे पिछली बार कि राजस्थान में राजस्थानी क्यों नहीं है? भाई राजस्थानी इट नॉट अ लैंग्वेज, इट्स अ बोलने की चाल, बोलचाल की भाषा है। उड़ीसा उड़ियाई रहती है, पंजाब में पंजाबी रहती है, हिंदी इंग्लिश रहती है, राजस्थान में हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु है, उत्तर प्रदेश में हिंदी है, उत्तराखंड में हिंदी है, बंगाल में वेस्ट बंगाल में बंगाली है, अंडमान निकोबार में इंग्लिश, हिंदी में से कोई भी हो। सिक्किम में नेपाली, इंग्लिश, भूटाई और जो लेप्चा करके रहता है। दार्जिलिंग में हिंदी, बंगाली और नेपाली। और पोस्ट ऑफिस अंडर गोरखा टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें नेपाली चलता है। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस भाई को फॉर्म भरना है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मैं उसका फॉर्म भर दूंगा ईजिली। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कुछ भाइयों के जो वैक्सीन फॉर्म थे वो उन लोगों ने गलत भर दिए थे ऑनलाइन वालों ने, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है फॉर्म भरने के बारे में। मैं मानता हूँ कि वो डेली फॉर्म भरते हैं, बट जीडीएस का फॉर्म इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा लेकर आपका फॉर्म भर दूंगा। और अगर आप बताएंगे तो मैं और भी कम करके आपका फॉर्म भर दूंगा। तो प्लीज़ मेरे से फॉर्म भराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।